अच्छा जी। हाँ जी। आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट है लेक्चर, एमसीक्यूज और यूएस हिस्ट्री। हो सकता है कल या परसों उसका लेक्चर हो, तो उसका ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर, क्योंकि मुझे उसकी स्लाइड्स को ज़रा उसमें डाटा ऐड करना है कुछ, तो टाइम नहीं मिल रहा। तो इस वीक के अंदर इंशाल्लाह आपका फैब के करंट अफेयर्स का भी लेक्चर हो जाएगा, और यूएस हिस्ट्री का भी आपका लेक्चर ना इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, काफ़ी सारे इसमें से चीज़ें हमने डिफरेंट जीके के अंदर डिस्कस की हुई हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो आप लोग साथ करोगे, तो ये जो प्लैनेट्स के रिलेटेड, सोलर सिस्टम के रिलेटेड, आपकी अर्थ के रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो आज रिवाइज हो जाएंगी आपकी। एज ऑफ आवर यूनिवर्स, उस दिन भी हमने देखा था कि एक बिग बैंग थ्योरी आई थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है। ये थ्योरी आपकी 1927 में आई थी, जॉर्ज लेमार्ट्रे ने। और उसने ये कहा था कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक बड़ा धमाका हुआ था, और जिसकी वजह से हमारी जो यूनिवर्स है ना, वो यूनिवर्स बन गई थी। तो थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी थी। और कितने साल पहले आई थी? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो सा है वो आई थी। और ये जो थ्योरी थी, बिग बैंग जो थ्योरी थी, ये हमारे पास जो सा है बिग बैंग थ्योरी, इसको किसने हमारे दिया था? ये बेल्जियम प्रीस्ट था एक बंदा, जॉर्ज लेमात्रे, 1927 के अंदर। ठीक है। 1927 के अंदर जो सा है, 1927 के अंदर हमारे पास एक बंदा था, उसका क्या नाम था? जॉर्ज लेमात्रे। जो कि बेल्जियम से इसका ताल्लुक था, प्रीस्ट था बेसिकली। और इसने हमें कहा कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी जो सी है वो इस भाई साहब की जो सा है वो इसने हमें दी थी 1927 के अंदर। सन सेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। अच्छा, सन सेंट्रिक का क्या मतलब है? अब हम देखते हैं कि हमारा सूरज है, हम कहते हैं, और हमारे उसके गिर्द जो से हैं प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसको कहते हैं सन सेंट्रिक। के दरमियान में सन है, और उसके अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। इससे पहले दौर के अंदर बिलीव किया जाता था कि अर्थ जो सी है ना हमारी, उसके गिर्द सारी जो सा है ना वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। उसे जियो सेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, जियो मीन अर्थ। तो जियो सेंट्रिक मॉडल को पहले माना जाता था। लेकिन ये जो सन सेंट्रिक मॉडल है ना, ये हमारे पास कोपरनिकस साहब जो से उन्होंने दिया था। निकोलस कोपरनिकस साहब। इसको क्या कहते हैं? सन सेंट्रिक मॉडल या हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है। इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी कहते हैं। कि जिसमें आपके पास जो सूरज है, आपका जो आपका सूरज है, उसके अराउंड जो सा है आपकी जो सारी क्या कहते हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। या आगे मेरे ख्याल में होगा वो, आप लोगों को वैसे भी आप लोगों ने ये देखा होगा। अच्छा जी। बिग बैंग थ्योरी वाज ह्यूमंगस रिएक्शन, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट वाज? तो बिग बैंग थ्योरी जो मैंने बताई, उसमें बताया कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। तो वो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि वो रिएक्शन, वो जो धमाका था उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ कि भाई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक आपका बहुत बड़ा धमाका हो गया। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो धमाका हुआ था वो आपका फ्यूजन रिएक्शन था। फ्यूजन, फिशन नहीं था, फ्यूजन। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फ्यूजन में एक ही जो आपका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल होता है, उसको जो सा एनर्जी मिलती है और एक बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है। लेकिन फ्यूज से याद रख लो कि दो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे दो एलिमेंट्स हैं यहाँ, ये देखो, दो हाइड्रोजन मिलेंगे। दो हाइड्रोजन मिले आपके बिग बैंग थ्योरी के अंदर। ठीक हो गया। हाँ, सन में भी फ्यूजन होता है। सन में भी बिल्कुल फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। क्या मतलब? कि दो हाइड्रोजन जो से हैं, दो हाइड्रोजन आपस में मिले और आगे से हीलियम बना, हाइड्रो से हीलियम बना, और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन हुआ। और ये जो आपका सन है, सूरज है, उसके अंदर भी आपका कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? यही फ्यूजन रिएक्शन जो सा हो रहा होता है। माशाल्लाह, ये तो ओल्ड स्टूडेंट्स भी काफी नजर आ रहे हैं। चलो, आज का दिन है, इंशाल्लाह कल से हम इवनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर जरा सुकून से और लेक्चर लिया करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो याद रखना है, सिर्फ अभी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम एटमॉस्फेयर की भी बात करेंगे, फिर हम अर्थ की भी बात करेंगे कि हमारी जो जमीन है जहां अब हम रह रहे हैं, यहाँ कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। तो अभी एक एक चीज को एक एक टाइम पे आपने देखना है। यूनिवर्स की जब भी बात करेंगे तो हाइड्रोजन है जी हमारे पास। हाइड्रोजन है हमारे पास 73%। और फिर दूसरा सवाल आपको पता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट का भी पूछा जाता है, एक अबंडेंट का, और फिर दूसरा सवाल सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट का। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट की जब भी बात की जाएगी, वो हीलियम है। कहाँ? यूनिवर्स में। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यूनिवर्स की। ठीक है। अर्थ की बात नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, पूरी कायनात की बात हो रही है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है जी? 73% हाइड्रोजन है आपका। अच्छा जी। आवर सन इज आल्सो नोन एज येलो स्टार। येलो स्टार के बारे में आपने याद रखना है। ठीक है। एक स्टार है, एक आपका स्टार होता है बड़ा, और उसके फिर जौन सा है उसके गिर्द उसके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सितारा है, येलो स्टार, वो क्या है जी? सूरज है। तो ये जो आपके डिफरेंट स्टार्स हैं, ठीक है, कहीं आपको ब्लू स्टार भी मिलेगा, कहीं रेड स्टार भी आपको मिलते हैं, इनके नाम रखे हैं।
तो इनके जो कलर्स हैं वो डिटरमाइन कैसे होते हैं, वो उनका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर की वजह से वेवलेंथ का भी अमल दरामद होता है बीच में। लेकिन ज्यादा जो मेजर फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है, जो कि आपके स्टार्स का कलर डिटरमिन करता है, वो क्या है जी? वो आपका टेम्परेचर है। वो आपका क्या है जी? टेम्परेचर है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने एक दो दिन पहले जो लेक्चर जीके का था, उसके अंदर मैंने ये हल्की सी आपको चीजें बताई थी कि आपके पास जो, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें। अच्छा जी। हाँ, वो 2 मिनट के लिए मैं गया था। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो हमें विजिबल पोर्शन है, विजिबल सेक्शन जो सन का होता है, यहाँ नजर भी आ रहा है, देखो फोटोस्फेयर है। ठीक है, फोटोस्फेयर है। ये बिल्कुल दरमियान में ये कोर होती है। ये क्या होती है? ये कोर होती है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ये क्या है? ये क्या है? इनर है। इन इनर उसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होती है? इसको हम सबसे हॉट, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है ना, वो सवाल पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है, ये मिड के अंदर ये कोर। यहाँ ये देखो लिखा भी होगा, 15.7 आई थिंक समथिंग मिलियन केल्विन, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका कोर के अंदर होता है। तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से सन को ये भी देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, गैलेक्सीज, कहकशां, कहकशाएं जो सी हैं, गैलेक्सीज कितनी तरह की होती हैं जी? 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की। और याद रख लो, ये एक दफा सवाल पूछा गया था कि ये जो 3 तरह की गैलेक्सीज हैं, हमने इनको किन बेस के ऊपर कहा है कि 3 तरह की गैलेक्सीज हैं? तो हमने उनकी शेप के मुताबिक उनको डिटरमिन किया है। शेप के मुताबिक। एक क्या है? इलिप्टिकल है। ठीक है, इलिप्टिकल जो गैलेक्सीज है, हमने कहा ये एक टाइप हो गई। फिर है स्पाइरल, ये ऐसे गोल, ये स्पाइरल टाइप। तो ये दूसरी टाइप होगी। फिर एक इरेगुलर है, जिनकी कोई शेप ही नहीं है। तो हमने गैलेक्सीज को जो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, हमने जो गैलेक्सीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो पार्ट्स या उनकी जो टाइप्स हैं, वो हमने किस बेस पे डिटरमिन की हैं? उनकी शेप के ऊपर डिटरमिन की हैं। और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, उसको, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसका, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। किसको पता है मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी टाइप के अंदर आती है? इलिप्टिकल के अंदर आती है, स्पाइरल के अंदर आती है, इरेगुलर के अंदर आती है? क्या ख्याल आता है आपके बारे में? एक कह रहा है स्पाइरल और एक कह रहे हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल है कि स्पाइरल है? स्पाइरल है जी, स्पाइरल है, इलिप्टिकल नहीं है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो स्पाइरल है। वो क्या है? स्पाइरल है, इलिप्टिकल नहीं है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है कि ये शेप हम उसकी डिटरमिन, सॉरी, टाइप्स किस तरह डिटरमिन करते हैं। लाइट ईयर, 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं इसके हवाले से, दोनों आपने याद रखना है कि लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर जो सा है, ये किसका यूनिट है जी? ये लाइव, क्या कहते हैं, एक सेकंड। जो लाइट ईयर है ना, जो लाइट ईयर है हमारे पास, लाइट ईयर ये हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। और 1 लाइट ईयर जो सा है, वो किसके इक्वल है जी? ये साथ साथ आप लोगों ने मुझे साथ साथ आप लोग भी रिवीजन हो जाए। 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। 10⁻⁻, कितनी है जी? 15 मीटर के इक्वल होता है जी ये। ठीक हो गया? ओके। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, द फर्स्ट मैन हु अपोज्ड जियोसेंट्रिज्म। अगेन वही बात, ये पहले मैं बता चुका हूं कि जियोसेंट्रिज, जो हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक जो मॉडल है आपका, वो निकोलस कोपरनिकस साहब जो हैं, उन्होंने ये दिया था। तो ये एक सवाल अगेन रिपीट हो गया। और ये जॉर्ज लेमार्टे को भी हमने पढ़ लिया कि ये बेल्जियम प्रीस था। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये वही चीज। हेलियोसेंट्रिक में सन है, उसके गिर्द आपकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और जियोसेंट्रिक जो कि पहले पुराने जमाने में माना जाता था कि अर्थ के गिर्द जो सा है, ये सन वगैरह सारे मूव करते होते थे। अच्छा जी, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट पहले इसको कर लेते हैं, फिर बता जाते हैं नीचे। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है जी? एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है, ये आपके जुपिटर और मार्स के दरमियान लाया करती है। आप कहोगे सर आप तो गलत कह रहे हो, तो यहां देख लो। ये है जी आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट।
ये क्या है, ये आपका सूरज है, यहाँ मरकरी आ गया, ये वीनस है, ये आपका गोला आ गया, अर्थ आ गया, ठीक हो गया, ये मार्स आ गया, मार्स के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर ये जुपिटर साहब आ गए, फिर क्या है यहाँ, ये जुपिटर साहब आ गए, जुपिटर साहब के बाद जो सा है ये आपके पास सैचरन आ गया, फिर यूरेनस आ गया, और सबसे फारदेस्ट प्लेनेट आपका नेपच्यून आ गया। अच्छा, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, ये आपके क्या है, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, ये आ रहे होते हैं। अब बेसिकली यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट जो एस्ट्रॉइड्स जो है ये आते कहाँ से हैं, ये इस बेल्ट से आते हैं, ये क्यूपर बेल्ट से, ठीक है। ये इनका सोर्स क्या है एस्ट्रॉइड्स का, बड़े बड़े ये जो कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, इनको भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या इनमें फर्क क्या होता है। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स ये सारे आ रहे होते हैं ना, इनका सोर्स ये है, ये जो एंड में ये जो बेल्ट ये बनी हुई है क्यूपर बेल्ट, ठीक है, तो ये सारे यहाँ से आ रहे होते हैं। तो इन्होंने अर्थ की तरफ आना होता है, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो जो ये आपका जुपिटर साहब है ना, ये जो नीचे है जुपिटर, तो ये जुपिटर सबको अपनी तरफ खींच लेता है। ये जुपिटर क्या है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए फिर इसको अर्थ का रखवाला कहते हैं। ये अर्थ का क्या है जी, ये हमारी जमीन को बचाता है जी बड़े बड़े पत्थरों से, तो हमें सबको जुपिटर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये जुपिटर जो सा है ये हमें दरमियान में यहाँ बचा के रखता है, ठीक है। ये उससे कहता है कि भाई जमीन की तरफ ना जाओ, वहां बड़े अच्छे लोग रहते हैं, आप मेरे पास आ जाओ। तो सारे फिर उसकी बात मान के जुपिटर के पास चले जाते हैं। तो इसीलिए जो सा है ये हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान आती है, और ये जुपिटर जो सा इन सबको अपने पास ज्यादातर को रख लेता है। तो इसको हम जो सा है वो सेफ गार्ड, हाँ कमांडर सेफ गार्ड है जी अर्थ का। गार्डियन प्लेनेट जुपिटर, हाँ बिल्कुल 11 टाइम्स ग्रेटर, ये सवाल अभी पूछा गया था, 11 टाइम्स ग्रेटर है जी बिल्कुल अर्थ से जो सा है जुपिटर। गार्डियन प्लेनेट ऑफ अर्थ, गार्डियन प्लेनेट ऑफ अर्थ अभी हमने बताया जुपिटर साहब, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स को जाने नहीं देते वहां। अच्छा जी, कॉमेट। अब यहाँ एक चीज याद रख लो कॉमेट के बारे में, जो बड़े बड़े आपके पत्थर होते हैं ना, जो बड़े बड़े आपके पत्थर होते हैं, तो इनमें ये जब जमीन की तरफ आ रहे होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कॉमेट होते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं फिर, ये एक बड़े पत्थर हुए एस्ट्रॉइड्स। जो बड़े पत्थर जो उनसे हैं वो जुपिटर साहब अपनी तरफ बुला लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मानते, कुछ कहते हैं नहीं हमने जमीन के ऊपर मुलाकात करने जाना ही जाना है, ठीक है। तो जो जाना चाह रहे होते हैं उनको फिर क्या नाम दिया गया, उनको कॉमेट्स का नाम दिया गया। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो से हैं वो जुपिटर ने बुला लिए अपनी तरफ, बाकी कौन से बच गए, बाकी कॉमेट्स बच गए। तो जो कॉमेट्स आते हैं, ये जो हमारे पास जो आते हैं आगे भी बताऊंगा, तो ये कॉमेट्स के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है, तीन पार्ट्स, ये आप यहाँ देख सकते हो, एक कोमा होता है, एक न्यूक्लियस और एक टेल दुम होती है उनकी। तो ये कॉमेट्स जो से हैं ये फिर जमीन की तरफ आते हैं। जब ये कॉमेट्स जो से हैं ये जमीन की तरफ आते हैं, तो ये फिर इनके तीन नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये जो कॉमेट्स है ना, कॉमेट्स जो से हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होते हैं ना, जब ये जमीन की तरफ आ रहे हैं जी, अब वहां से इतनी दूर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहां से कॉमेट आ रहे हैं हमारी तरफ, तो जब अर्थ की सरफेस में दाखिल होते हैं ना, तो तब हम उनके मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो सा है हम इसको क्या कहते हैं, वीनस का डायरेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी करवाया तो था इसका रिवॉल्व करने का, ये तो मैंने पहले बताए हुए हैं आपको डायरेक्शंस इनकी, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की जौन सी है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इनकी, हाँ ये तो मैंने आपको बताई हुई है पहले। अच्छा, तो कॉमेट्स जौन से हैं वो स्ट्राइक करते हैं ना जब, सॉरी कॉमेट्स जौन से हैं जब वो अर्थ सरफेस के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ मेट्रॉइड्स जब होते हैं ना, तो बड़ी स्पीड से, अब आप देखो कि एक बहुत बड़ा हैवी वेट चीज है वो जमीन की तरफ आ रही है, तो वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि वो हमारे पास फिर उनकी क्या कहते हैं, फुल प्रेशर से आ रहे होते हैं, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो वो एक दुमदार सितारा बन जाता है। ये जो है ना ये कॉमेट्स, इनकी जो टेल है ना, ये जो टेल है, ये टेल अलहदा हो जाती है। ये जब टेल अलहदा हो जाती है ना, तो बड़ी सी ऐसे लाइट सी नजर आती है हमें। वो जो लाइट नजर आती है, ये टेल हट जाती है, उसको फिर हम मेटेओर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वो जो टेल हट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटेओर, जिसको हम कहते हैं दुमदार सितारा। वो जो दुमदार सितारा मेटेओर होता है। लेकिन फिर यही मेट्रॉइड जो सा है, जब ये जमीन में आ गया कॉमेट, तो हमने उसको क्या कह दिया, मेट्रॉइड कह दिया। लेकिन जब ये जमीन की किसी सरफेस के ऊपर टकरा गया, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, मेट्रॉइड कहते हैं। जब पहले हम शुरू कहां से हुए, एस्ट्रॉइड से, एस्ट्रॉइड का छोटा पत्थर को हमने कॉमेट कह दिया। कॉमेट जब जमीन की सरफेस में आ गया, तो हमने कह दिया कि भाई मेट्रॉइड्स हैं। फिर उनमें से उनकी दुम अलहदा हो गई, तो वो जरा शाइनी सी लाइट सी आ गई, तो हमने कहा मेटेओर हो गया जी, शाइनिंग स्टार हो गया हमारे पास, ये चमकता हुआ दुमदार सितारा है जी, दुम नजर आ रही है उसकी। फिर जब वो जमीन पे आके अनफॉर्चुनेटली टकरा जाते हैं या ज्यादातर ओशंस में गिरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेराइट्स जो होता है वो कहते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से ये देख लेना, ये कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, ये सारी वही चीजें हैं, यहाँ इसमें जो मैंने बताया वो यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा जी, प्लूटो जो सा है, प्लूटो, प्लूटो को 2006 के अंदर जो सा है वो रिमूव कर दिया गया था लिस्ट में से। प्लूटो साहब जो से हैं उनको सितारों की लिस्ट में, सॉरी प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल दिया गया था, और उसके लिए कैटेगरी बनाई गई ड्वार्फ प्लैनेट। जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक इतना वेट होना चाहिए, इतना रिवॉल्व करना चाहिए, ये उनकी मतलब कोई भी चीज है ना उसकी जैसे क्वालिफिकेशन, एक जॉब है,
एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, इसी तरह प्लैनेट्स की भी एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि ये चीजें होंगी तो हम प्लैनेट कहेंगे। प्लूटो साहब उसके ऊपर नहीं आते थे, तो इसीलिए प्लूटो जो सा है वो डार्क प्लैनेट कहलाया गया। और टोटल कितने प्लैनेट हैं जी? डार्क प्लैनेट 5 है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो प्लूटो साहब को रिमूव कब किया गया? 2006 के अंदर रिमूव किया गया था। नहीं नहीं, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है इसके, और डेंसिटी वगैरह और बाकी इसके जो साइज है ना उसके ऊपर काफी इसके सवालात हैं। अच्छा जी, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट आपकी अर्थ है। यहाँ ये सारे इसको देख लेना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे आपको हर जगह नेट से भी मिल जाएंगे। तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है जी? आपका अर्थ है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता भी है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सा है वो मरकरी है, सबसे छोटू है आपका ये, ठीक है, छोटू सा प्लेनेट है। छोटा है तो फास्टेस्ट भी है, ठीक है, फास्टेस्ट भी है। और सूरज के सबसे क्लोजेस्ट भी आपका मरकरी है। और नेपच्यून जो सा है, ये जो नेपच्यून ये खड़ा है, नेपच्यून आपका कहाँ गया नेपच्यून साहब? ये है नेपच्यून, सबसे दूर है ये नेपच्यून आपका। और सबसे लार्जेस्ट भी है, लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट आपका यूरेनस है। इसी तरह मरकरी सबसे पास है, लेकिन ये सॉरी, ये कोल्डेस्ट, यूरेनस दूर है ना, ये कोल्डेस्ट। तो ये सबसे कोल्डेस्ट है आपका यूरेनस। मरकरी जो सा है ये सबसे पास है, लेकिन ये हॉट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस है। और उसकी वजह क्या है? वहां आपके पास जो सी हैं वो अल्लाह भला करे, जो गैसेज हैं, खासतौर पे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, CH4 वगैरह। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से वीनस सबसे हॉटेस्ट बन जाता है, ठीक है। और ये जो यूरेनस है, इसका भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वजह, कि उसकी भी वही है कि ये जो आपका नेपच्यून है इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन हाउस गैस की मिकदार ज्यादा है, तो इस वजह से मिथेन की मिकदार, ठीक है। मोस्ट डेंस्ड प्लैनेट तो अर्थ है जी, ये आपका, ये अर्थ जो सा है आपका। हाँ, ये भी अभी भी डिस्कस किया है कि जुपिटर 11 टाइम बड़ा है जी अर्थ से, 11 टाइम, लिख लेना ये। मोस्ट डेंस प्लैनेट जो सा, सबसे डेंसिटी जिसकी ज्यादा कौन सी है जी? वो आपका अर्थ है, आपके अर्थ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन, सेकंड डेंस। सेकंड का पता नहीं, सेकंड मार्स हो सकता है। सेकंड मार्स हो सकता है क्योंकि उसमें डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो सेकंड मार्स हो सकता है। बाकी सेकंड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। वीनस शायद हो सकता है। अच्छा जी, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो सा है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, और अपने एक्सिस के गिर्द जो सा है वो रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ ने अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना होता है और सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना होता है। तो जो अर्थ जो सा है वो अपना रोटेशन, जब वो अपना रोटेशन कंप्लीट करती है तो दिन कंप्लीट होता है। अर्थ जो सा है, जो रोटेशन एक दिन में कंप्लीट करती है तो एक पूरा दिन कंप्लीट होता है, दिन और रात आते हैं। और जब रिवॉल्व कर रही होती है सूरज के गिर्द, तो उससे आपके मौसम बदलते हैं, सीजन आते हैं डिफरेंट, ठीक है। गर्मी सर्दी आती है रिवॉल्व करने से सूरज के गिर्द। तो एक रोटेशन अर्थ का 24 घंटे अप्रोक्सीमेटली होता है, लेकिन आपने यही याद रखना है, आपने यही याद रखना है कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो सा है, जिसकी ये अर्थ का रोटेशन है। और इसी वजह से आपका जो सा है, जो लीप ईयर है, वो भी इसी वजह से बनता है, ठीक है। हर 4 साल बाद जो सा है फेब जो सा अभी आ रहा है। और अभी इस साल जो सा है फिर 28 होंगे, इस साल 28, इस साल 28 ही होने हैं ना। और अगले साल जो सा है वो आपका लीप ईयर आएगा 2024 वाला, ठीक है। तो इसी वजह से जो सा है, चलो वो कर लो। द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, फास्टेस्ट कौन सा है? फास्टेस्ट चीज जो हल्की फुल्की होगी, जो सबसे छोटी होगी, वही आपका सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होगा। वही आपका क्या होगा? तेज मूव करेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है जी? आपका मरकरी। मरकरी जो सा है वो आपका क्या है? सबसे छोटा है। तो ये आपके पास क्या होगा? सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट भी आपके सोलर सिस्टम का क्या हो जाएगा जी? मरकरी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन। बाकी ऑर्बिटल स्पीड्स आप इसमें से देख लेना, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मरकरी, रीजन बस यही याद रख लो जहन में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वही सबसे फास्टेस्ट होगा। हॉटेस्ट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ ग्रीन गैसेस। इसकी रीजन अगेन पता है कि इसके अंदर मिथेन, CO2 की मिकदार बहुत ज्यादा है वीनस के अंदर। तो जो हीट आ रही होती है सन से, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो वो हीट एब्जॉर्ब इतनी होती है कि अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वीनस आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, बजाय इसके कि मार्स जो सॉरी मरकरी जो सा है वो सूरज से सबसे ज्यादा पास है। जो मरकरी है वो सूरज के सबसे ज्यादा पास है, लेकिन यहाँ मिथेन, CO2 की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि वीनस जो सा है वो आपका हॉटेस्ट प्लेनेट जो सा है वो सोलर सिस्टम का बन गया है। और कोल्डेस्ट मैंने आप लोगों को बताया है यूरेनस है। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ वीनस, नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में उस दिन भी हमने डिस्कशन की थी, मैंने बताया था कि मरकरी और वीनस की 0 सैटेलाइट्स हैं। मरकरी और वीनस की कितनी सैटेलाइट्स हैं जी? ये आपने याद रखनी है, 0 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद आपके पास मार्स जो सा है,
मरकरी, वीनस, और उसके बाद आपके पास अर्थ है, अर्थ की एक है, मार्स की दो हैं, और उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट और जुपिटर की अगर हम बात करें, हाँ मार्स की दो हैं, अर्थ की एक है, और जुपिटर के मैंने उस दिन आप लोगों को बता दिया था कि अब पहले सैचुरन की सबसे ज्यादा थी, ठीक है, पहले सैचुरन की सबसे ज्यादा थी 83, लेकिन उसी दिन लेक्चर में आप लोगों ने ही बताया कि सर अब बढ़ गई हैं, और फेब के अंदर वाकई में बढ़ गई हैं नई रिसर्च के मुताबिक। तो अब हम जुपिटर को याद करेंगे 92, ठीक है। अब हम क्या है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास सेटेलाइट्स हैं वो दोबारा किसकी हो गई हैं, दोबारा जुपिटर साहब बाजी ले गए हैं। तो अब जुपिटर की हमारे पास, अब जब भी पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस प्लेनेट की सैटेलाइट्स हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, जुपिटर 92। अच्छा जी, हमारे पास पूरी जमीन अब रोटेट कर रही है, हर टाइम पे जो सा एक ही जगह पे दिन और रात होना चाहिए, एक ही जगह पे सेम दिन और रात होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता, उसकी वजह है रोटेशनल टिल्ट। अर्थ का रोटेशनल टिल्ट है, ये देखो 23.5 डिग्री के ऊपर ये रोटेशनल टिल्ट है, ये जो इसका एक्सिस है वो टेढ़ा है, वो क्या है, टेढ़ा है। इस रोटेशनल टिल्ट की वजह से आप लोग देखोगे कि आपके पास एक जगह पर मौसम डिफरेंट है, दूसरी जगह पे मौसम डिफरेंट है, ना ही आपकी सेम नाइट एक जगह पर आती है, ना ही आपके पास जो सा है वो सेम डे एक जगह पे आता है। तो ये रोटेशनल टिल्ट है, और ये टिल्ट कितना होता है, ये 23 अप्रोक्स, या 23.5 डिग्री इसको कह दो, तो 23 डिग्री का ये अर्थ का रोटेशनल टिल्ट, बस आपने अर्थ का याद रखना है और आपने कोई याद नहीं रखना, जिसकी वजह से आपको ये जो मौसम और बाकी चीजें उल्टी सीधी नजर आती हैं, वो इस रोटेशनल टिल्ट की वजह से जो सा है वो नजर आती हैं। सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ वीनस, दोनों का साइज जो सा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर यहाँ हम ऊपर देखें तो आपको यहाँ भी देखने में कहीं नजर आएगा, यहाँ ऊपर था हमारे पास सोलर सिस्टम, ये देखें वीनस और अर्थ, इनका आप ये मरकरी बहुत छोटा है, ठीक है, वीनस और अर्थ इनका कंपेरेबल जो सा है ना वो साइज दोनों का बिल्कुल सेम है, तो इनको जो सा है बहने कह दिया जाता है, ठीक हो गया। तो वीनस है जी हमारे पास। सबसे लॉन्गेस्ट डे हमारे सोलर सिस्टम का भी किसका होता है, वीनस का होता है। 243 अर्थ डेज के बराबर होता है वीनस का एक दिन, मतलब अर्थ के 243 डेज होंगे, तो वीनस का एक दिन होगा। और उसकी वजह क्या है कि वीनस जो सा है जो रोटेट करता है, बड़ा स्लो रोटेट करता है वीनस, क्योंकि दिन कब बदलने हैं, दिन बदलने हैं आपकी रोटेशन के ऊपर, आपने अपने एक्सिस के गिर्द जो प्लैनेट्स ने रोटेट करना है उसके ऊपर दिन रात बदलेंगे, ठीक है। जो सूरज के गिर्द बदलना है वो तो सीजन बदलेंगे ना, जब सीजन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जब आप अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होगे, तब आपके क्या बदलते हैं, तब आपके जो सा है वो अल्लाह भला करे आपके दिन बदलने हैं। तो वीनस के अंदर क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो उसकी वजह से वो रोटेशन उसकी स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से इसका स्लोएस्ट ये मूव करता है, और इसका जो दिन है ना, इसका जो दिन है वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाता है, और वो दिन आपने याद रखने हैं, अर्थ डेज के 243 अर्थ डेज इज इक्वल टू 1 वीनस डे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज अगेन इसकी भी वही रीजन है। वीनस इज आल्सो कॉल्ड, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसको, क्या एक और भी शाइन, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है ना वीनस आपका ही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट का सवाल भी यही है ना, कि वीनस आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, तो इस वजह से ब्राइटेस्ट है ये वीनस आपका, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसको कहा, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट, बिल्कुल जो हॉट है वो ब्राइट भी होगा, हॉटेस्ट भी वीनस है, ब्राइटेस्ट भी वीनस है। अच्छा जी, सैचुरन जो सा है आपका ब्लू स्टार अर्थ है, बिल्कुल ब्लू स्टार, ये ब्लू स्टार का मैंने अभी आज या कल जीके जीके का जो वो मैंने जीके डोज अपलोड किया है ना, उसमें भी ये लिखा हुआ था, बल्कि आज, बल्कि कल अपलोड होगी, आज मैं उसको बना रहा था। हाँ, हाँ ताहिर को पता होगा। तो ब्लू स्टार अर्थ को जो सा है वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है, इसमें वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के वो जीके डोज को देखा करो यूट्यूब के ऊपर, तो उसी बहाने उसके में अंदर ना जरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, सेचन के अंदर जो रिंग्स हैं जी आपके, 7 कहा जाता है कि 7 रिंग्स हैं बड़े, उनको ABCD अल्फाबेट्स के नाम दिए हुए हैं जो रिंग्स हैं आपके, तो उनको सबसे पहले डिस्कवर या देखा किसने था, तो आपके पास ये जो गलीलियो गलीली है ना, उसने सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर तो वैसे ऑप्शन गलत यूज होता है, मेरे ख्याल के मुताबिक उसको देखा था, उसको ऑब्जर्व किया था, वो किसने किया था जी, गलीलियो गलीली साहब जो से हैं उन्होंने किया था। और ये गलीलियो गलीली का ताल्लुक कहाँ से था, इटली से था, मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ, मेरे ख्याल में इटली आ रहा है, मेरे जहन में जो आ रहा है वो इटली आ रहा है, कि गलीलियो गलीली जो था इसका इटली से ताल्लुक था। हाँ इटली से ही था ना, बस ठीक हो गया, अगेन कंफर्म भी कर लेना। अच्छा जी, ग्रीन प्लेनेट यूरेनस जो सा है आपका, ये क्या है, आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये क्या है, यूरेनस आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, और इस ये ग्रीन है, इसका कलर क्या है जी, ग्रीन है, और इसके ग्रीन कलर होने की वजह क्या है कि इसके अंदर भी मीथेन की मिकदार बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। तो बी, सॉरी मैं क्यों हॉटेस्ट कह रहा हूँ, कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट,
हाँ, कोल्डेस्ट 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 कोल्डेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट है जी, कोल्डेस्ट। जी जी कोल्डेस्ट। हाँ, हॉटेस्ट जो सा है वो वीनस है। मेरे जेहन में उस टाइम से वीनस चल रहा है, तो मैंने हॉटेस्ट बोल दिया। कोल्डेस्ट है जी यूरेनस। अच्छा जी, मोस्ट सेटेलाइट्स बाय प्लेनेट। तो ये अगेन अब हम चेंज कर देंगे, ये मैंने स्लाइड्स को आज ही चेंज किया है। जुपिटर। ठीक है, पहले सैचुरन था, 82 थी, भी बाद में एक ऐड हो गई, 83 हो गई। तो जुपिटर। ठीक है, अब जुपिटर हो गई, याद रख लेना इनको, अपने नोट्स भी अपडेट कर लेना कि जुपिटर की अब 92 है जी सबसे ज्यादा। पहले जुपिटर था, फिर सैचुरन की आ गई। जुपिटर की मेरे हमें 79 थी पहले, है ना, जब पीपीएससी ये सवाल पूछा जाता था। हाँ पहले से। नहीं, वो मिथेन जो सा है ना, वो मिथेन जो वीनस है ना, वीनस के अंदर सिर्फ मिथेन नहीं है हॉटेस्ट उसका वजह बनती। मेन वजह मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था, मिथेन भी है, लेकिन CO2 की मिकदार बहुत ज्यादा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन वजह है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मिथेन जोन सा है वो उसके ग्रीन होने का कलर की वजह है। मिथेन जोन सी है वो भी आपकी हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेन वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखोगे जब भी अभी भी हमारे कहते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सुना होगा ना, क्लाइमेट चेंज के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो क्या वजह है जी टेम्परेचर बड़ा होने की, बढ़ने की? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है। तो CO2 जो सा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट क्रिएट करती है। अच्छा जी, मून रेज रीच टू अर्थ। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। मून रेज जो सी हैं ये 1.3 सेकंड में पहुंचती हैं, और सन जो सा है ये 8 मिनट और 20 सेकंड। कल नहीं, कल एक और पेपर था उसके अंदर ये सन वाला पूछा था। ठीक है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड जो सा है ये सन रेज जो सी है वो पहुंचती हैं। तो ये दोनों, मून वाली भी और सन की, दोनों आपने याद रख लेनी है। अच्छा जी, कसूफ प्रेयर, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सोलर एक्लिप्स के अंदर जब सूरज गिरने लगता है, तो कसूफ और जो चांद गिरन के ऊपर नमाज खसूफ। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और ये देख लेना इस तस्वीर को। ठीक है, कि जब सोलर गिरन लगता है, जो चांद जिसको कह, सॉरी, सूरज किरण कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, मून, जो आपका चांद है, जो आपका चांद है वो सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। और जब आपका चांद गिरने लगता है, उसमें जमीन आपकी सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। ठीक है, तो ये तस्वीर जो सा है ये आप लोगों ने देख लेनी है। ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये उसके ना स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जाता है कि जब विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। तो ये आपने देख लेना है कि जब सोलर एक्लिप्स लग रहा है तो चांद जमीन और उसके दरमियान आया हुआ है, और जब चांद गिरने लग रहा है तो उसमें जमीन जो होती है वो सूरज और उसके दरमियान फंसी हुई है। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। सोलिस्टिस मेन, अगेन बार बार हम इसको देख चुके हैं ना। सोलिस्टिस का क्या मतलब होता है जी? अनइक्वल डे एंड नाइट। और इक्विनॉक्स क्या होता है? नहीं, अनइक्वल है ना, अनइक्वल डे और नाइट होंगे, बी ऑप्शन होगी, बी। ठीक है, और इक्वल डे और नाइट जो सी है वो क्या होती है, वो इक्विनॉक्स होता है। हाँ ठीक है, ये देखो, इक्विनॉक्स क्या होता है? ये सूरज है, ये सूरज है। जब इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है पेरीहीलियन। इनको क्या कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, ये इधर पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। यहाँ जोन सा है आपका क्या है, यहाँ आपका जोन सा इक्विनॉक्स है। ये देखो, मार्च में इक्विनॉक्स आ रहा है, फिर सितंबर में इक्विनॉक्स आता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, पेरीहीलियन पॉइंट कहते हैं इसको। ये दोनों पॉइंट, इनको एपहीलियन कहते हैं, ये दोनों। सोलेस्टिस, सोलेस्टिस में क्या है, फासला ज्यादा हो जाता है सूरज का। सूरज और जमीन का जब फासला ज्यादा हो जाता है, तो तब जो हमारे पास क्या होता है, सोलेस्टिस होता है, कि दिन या छोटा हो जाएगा। जब दिन बहुत छोटा हो जाएगा, रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो उनको विंटर सोलेस्टिस कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जो सा है, जब आपके पास दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, रातें छोटी होंगी, तो वो समर सोलेस्टिस होगा। और ये ऑपोजिट होता है, ये ऑपोजिट यहाँ लिखा भी हुआ है, कि जब यहाँ देखो, ये देखो, अब ये पॉइंट देखो, चलो इसको हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट देखो, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो मेरा ये राइट साइड पे है ना, हाँ आप लोगों को भी राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। अब यहां देखो उसने क्या लिखा हुआ है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जब ये जमीन आपकी यहां आएगी तो यहाँ विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। लेकिन अर्थ के तो दो हिस्से हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक विंटर हेमी सॉरी, एक सदर्न हेमिस्फेयर। तो दूसरे साइड पे जो साउथ हेमिस्फेयर है, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, जहां न्यूजीलैंड है, वहां क्या होगा, वहां गर्मियां होंगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। वहां क्या होगा, वहां उल्टा सीन चल रहा होता है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको भी जहन में रखना है। ओके बॉस। अच्छा जी, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्फेयर्स। तो कितने स्फेयर्स हैं जी अर्थ के? 4 स्फेयर्स हैं अर्थ के।
एक बायोस्फेयर है आपका, जियोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर है आपका, जियोस्फेयर है आपका, और बायोस्फेयर है आपका, और एटमॉस्फेयर। इन चार स्फेयर्स के अंदर आपकी अर्थ को क्या किया गया है जी, डिवाइड किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, इन हाउ मेनी लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है जी? एटमॉस्फेयर्स को, बेसिक इसकी लेयर्स चार हैं। अगर बेसिक का वर्ड साथ यूज नहीं होगा, बेसिक का वर्ड अगर साथ यूज नहीं होगा तो आप क्या यूज करोगे? पांच करोगे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक हो गया। यहाँ क्या है? इन हाउ मेनी लेयर्स। हाँ, एक्सोस्फेयर भी आएगी आपकी। ठीक है, एक्सोस्फेयर भी आएगी। अगर आ जाए बेसिक लेयर्स कितनी है, अब आपके पास जो सा है वो क्या है? एक्सोस्फेयर को भी वो करते हैं। आप जहन में दोनों रखो, आप जहन के अंदर क्या रखो? जहन के अंदर दोनों रखो। बल्कि चलो यार छोड़ो इसको, बस फाइव इसकी ऑप्शन वो रहने दो, क्योंकि एक दफा ये सवाल एक दफा आया था और उसमें यही मिस्टेक थी की के अंदर, एफपीएससी के अंदर मिस्टेक तो नहीं थी। तो उन्होंने बाद में, हमने इसके ऊपर यही देखा था कि एक्सोस्फेयर को भी अब काउंट करते हैं। लेकिन पहली चार है बेसिक लेयर्स। अगर बेसिक का वर्ड साथ यूज हो जाए तो आपने क्या करना है? आपने कहना है कि चार लेयर्स हैं जी। आपने क्या कहना है जी? चार लेयर हैं। अगर बेसिक का वर्ड साथ यूज नहीं हुआ तो फिर आप एक्सोस्फेयर को भी काउंट करोगे। फिर आप क्या करोगे? बुक्स में तो डिफरेंट है ना, बुक्स तो फिर हर तरह से वो डिफरेंट आता है। बुक्स में तो बहुत ज्यादा वैसे भी क्लरिकल मिस्टेक्स भी होती हैं। अगर आप वैसे भी जनरल अभी भी अपने नेट के ऊपर या कहीं भी वो चीजों को देखोगे ना, तो वहां भी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो होता है वो पांच ही स्फेयर आएंगे। अब हमारे पास पांच स्फेयर, एक्सोस्फेयर को काउंट किया जाता है क्योंकि ये जो एक्सोस्फेयर है ना, यहाँ आपकी जितनी सैटेलाइट्स हैं ये सारे यहाँ एक्सोस्फेयर में होती हैं। इसको अब एक प्रॉपर क्या कहते हैं वो किया जाता है, स्फेयर के तौर पे इसको माना जाता है। और मैंने पुराने एक जो हमारे मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक चीज बताई हुई है, उसका नाम क्या होता है? उसको कहते हैं कारमान लाइन। याद है किसी को? कारमान लाइन। कारमान लाइन के बारे में पता है? कारमान लाइन जो सी है, जो कि आपकी आउटर स्पेस के दरमियान और अर्थ के दरमियान आपकी एक बाउंड्री है, अप्रोक्सीमेटली ये 100 किलोमीटर के ऊपर बनती है। ठीक हो गया। हाँ देखा, फुरकान भी यही कह रहा है कि एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, तो बेसिक की जब बात की जाएगी ना तो चार करो, वरना आप एक्सोस्फेयर को जहन में रखो कि पांच ही होती हैं। तो ये जो आपकी कारमान लाइन होती है ये भी आपके एटमॉस्फेयर को जो सा है, सॉरी एटमॉस्फेयर को नहीं, ताहिर एटमॉस्फेयर को नहीं, जो आपकी आउटर स्पेस है, जो स्पेस है आपकी, एक है आपका एटमॉस्फेयर। अब आप यहां से ऊपर जाते हो ना, लेट्स सपोज आप 12 किलोमीटर तक गए हो, ये स्पेस नहीं है। 100 किलोमीटर के ऊपर जाके आपकी स्पेस शुरू होती है। तो उस एक इमेजिनरी लाइन बाउंड्री बनी हुई है, उसको कहते हैं कारमान लाइन। जो कि आपकी आउटर स्पेस को, जहां स्पेस है जो आपकी, ठीक है, खला जिसको कह दो आप, खला, उस स्पेस को और आपके एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है लाइन, उसको कारमान लाइन कहते हैं, उसको कारमान लाइन कहते हैं। वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर जी। हम किसके अंदर रह रहे हैं जी? ट्रोपोस्फेयर के अंदर रह रहे हैं। इसका बताओ जरा मुझे ट्रोपोस्फेयर का, कि ट्रोपोस्फेयर जो सा है ये कितने उसके ऊपर, एक सेकंड, ट्रोपोस्फेयर। ठीक हो गया, ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर है। नहीं, 17 नहीं, 12 किलोमीटर, 12 तक है जी। 12 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फेयर। 15 तक एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन 12 तक, 12 तक नहीं, 12 तक रखो इसको, 12 तक। हॉटेस्ट लेयर कौन सी है आपकी? थर्मोस्फेयर। डी, नन ऑफ दीज। डी, हॉटेस्ट लेयर जोन सी है वो आपकी क्या है जी? आपके पास जो हॉटेस्ट है, कोल्डेस्ट आप लोग बताओगे, हॉटेस्ट जोन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉरी क्या नाम है इसका, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जोन सी है वो हमारे पास क्या है जी? थर्मोस्फेयर हमारे पास सबसे जोन सा है वो क्या है जी? हॉटेस्ट है। थर्मोस्फेयर हमारे पास हॉटेस्ट है। और सबसे कोल्डेस्ट जोन सी है वो मीजोस्फेयर है। सबसे कोल्डेस्ट जोन सी है वो आपके पास क्या होती है जी? मीजोस्फेयर होती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड, क्या लिखा हुआ है जी? प्रेशर। हाँ, मीजो कोल्ड, प्रेशर इन ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में याद रख लो, जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हो, हाइट की बात कर रहे हो ना, हाइट, यहां से ऊपर जा रहे हो, मतलब 8 किलोमीटर पे गए हो, 9 किलोमीटर पे गए हो, तो प्रेशर जो सा है वो आपका कम होता जाता है। आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है, आपका प्रेशर जो सा है वो क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपका यहाँ क्या मसला होगा? आपका जो सा है, आपको सांस लेने में आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनका रिलेशन है आपस में। आपका जो सा है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब? कि आप जैसे जैसे हाइट ऊपर जा रही है, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर जो सा है वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा जी? कम होना शुरू हो जाएगा।
वो क्या हो जाएगा, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये क्या कहा था, नो क्लाउड्स एंड वाटर लाइज ट्रोपो के अंदर। हाँ बिल्कुल, ट्रोपो के अंदर जो सा है ये सबसे बेस्ट ट्रोपोस्फेयर जो सा है ना, ये जो आपके जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं वो मोस्टली इसके अंदर उड़ना जो सा है वो पसंद करते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ओजोन O3, ओजोन किसके अंदर है जी, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओजोन जो सी है आपकी, ओजोन नहीं, ओजोन लेयर, ओजोन नहीं, वह ये ओजोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ओजोन लेयर क्या है जी हमारे पास, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर जोन सी है आपकी, वो आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करती है जी, ओजोन लेयर जोन सी है वो आपकी कहाँ एग्जिस्ट करती है, ओजोन लेयर जोन सी है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जोन सी है वो करती है, 50 किलोमीटर तक है जी। 50 किलोमीटर जमीन से अगर हम देखें ना, जीरो से, तो या इसको आप कर लो 15, नहीं 15 से 30 तो नहीं है ये आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, हाँ अच्छा, ओजोन की बात कर रहे हो, ओजोन की बात कर रहे हो अगर, लेकिन ये जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये 50 किलोमीटर तक है जी इसकी, हाँ 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या है जी, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ना जी आपकी, क्या कहते हैं उनको, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उनसे हमें ओजोन लेयर जो होती है वो आपकी बचाती है। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन होना शुरू हो गई थी, जो लेयर है ना ये आपकी खराब होनी शुरू हो गई थी 1985 के अंदर, इसमें एक होल बन गया था 1985 के अंदर जो सा है, इसके अंदर एक होल बन गया था ओवर एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो सा है ना वहाँ एक इसका होल बन गया था 1985 में। और वो उसकी बेसिक वजह क्या थी, ये जो आपके CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आपकी रेफ्रिजरेशन के अंदर से निकलते थे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो से हैं उन्होंने आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर दिया था। ठीक हो गया, तो उसके लिए फिर ये बैठे, उसके लिए जो सा है ये बैठे, और इन्होंने बैठ के एक प्रोटोकॉल दिया, उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल आपको पता है, आपका कनाडा के अंदर एक कनाडा के अंदर जो है वो शहर है आपका मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल के अंदर एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1981 के अंदर, ये किसके रिलेटेड था, ओजोन के रिलेटेड था। इसी तरह आप लोगों को एक और के बारे में पता होगा प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल। जानते हो ना सारे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब लोगों को पता होगा, वो 1997 के अंदर। नहीं पता, ताहिर नहीं पता क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, दिसंबर 1977 के अंदर जो कि आपका अडॉप्ट हुआ था, और इसको 16 फरवरी 2005 को इसको इन्फोर्स किया गया था। बिल्कुल सफीर, शाबाश। हाँ, मैंने कितनी दफा ये बताया है कि 1997 के अंदर क्योटो, क्योटो आपका जापान के अंदर, मेरे ख्याल में दिसंबर 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर साइन होते हैं। और फेब 2005 के अंदर, ये दोनों सवाल हैं भाई आपके इंपॉर्टेंट, कि दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ और 16 फरवरी 2005 को इसको इन्फोर्स किया गया, और ये आपके क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही थी। मॉन्ट्रियल 1991, नहीं नहीं, मॉन्ट्रियल 1987 है, मॉन्ट्रियल 1987 है, दोनों 87 है, एक 87 है एक 97 है, ये देखो मेंशन किया हुआ। मॉन्ट्रियल 91 है, तो मैं अगेन कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है मॉन्ट्रियल जोन सा है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोन सा है वो आपका, ये 1987 ही है। हाँ 1987 ही है, मैंने कहा शायद मेरे से जो गलती हो गई। अच्छा जी, ओजोन होल को 1985 में डिस्कवर किया गया था ओवर एंटार्क्टिका, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, और इस ये एंड हुआ है जी 2021 के अंदर, अब कंप्लीट फिल हो गया है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो सी रेफ्रिजरेशन के अंदर उन पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये हमारे पास जो सा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो मिकदार थी वो फिर क्या हो गई, वो जब कम हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ओजोन डिप्लेशन जो सी हो रही थी लेयर की, वो हमारे पास कम होना शुरू हो गई। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इनको जल्दी जल्दी से देख लो, टाइम पूरा हो गया। तो लेमेंट, अफसोस करना, कंप्लेन करना, तो ए ऑप्शन। डेस्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा पोवर्टी, बहुत ज्यादा क्या है, पोवर्टी, उसके लिए हम ये यूज करते हैं डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन, तो सी ऑप्शन। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है, किसी के ऊपर बोझ होना। लायबिलिटी क्या है कि ये आपका फाइनेंस की भी टर्म है, ठीक है लायबिलिटी। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, एसेट, एसेट्स, ठीक है एसेट होगा इसका एंटोनिम, ऑपोजिट। एनिमिटी, दुश्मनी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। एंड एनिमिटी का क्या मतलब होता है जी, दुश्मनी। अच्छा जी, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट एंड पीस, अनार्किस्ट,
ठीक है, कहते नहीं आपने सियासतदानों को इधर उधर सुना होगा कि फलाने बंदे को अनारकी नहीं फैलाने देंगे। ठीक है, अनारकी का क्या मतलब है कि जो अमन और शांति जो है उसको खराब कर रहा हो उसको कहते हैं अनार्किस्ट कहते हैं जी। ठीक हो गया। जो हाँ बिल्कुल, जो रूल्स को वायलेट कर, रूल्स नहीं मतलब जो शरपसंदी जिसके कहते हैं, शरपसंदी फैलाना चाह रहा हो। समथिंग डेट बिकम्स आउटडेटेड, जो पुरानी हो गई हो जी, एंटीक हो गई, ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलीट। और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है ऑब्सोलीट के लिए, अगर किसी के जहन में आ रहा हो तो मुझे बताना, ये उस दिन हमने किया था डिस्कस। ठीक है, तो ए ऑप्शन जी इसकी भी। अच्छा जी, डू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, ये भी अगेन ईडीएम रिपीट हुआ है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट, नहीं डेप्रिशिएट, हाँ डेप्रिशिएट हो जाना, नहीं डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है कि जिसका यूज वो वैल्यू कम हो जाना। हाँ वैल्यू कम हो जाना, आउटडेटेड, हाँ आउट नहीं, आउटडेटेड तो यहाँ लिखा हुआ है, आउटडेटेड तो इसका वर्ड है ना। तो चलो जो भी है वो देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये अभी अगेन रिपीट हुआ कि इधर उधर जो सा है वेले फिरते रहना है, टू रिमेन आइडल। ठीक है, वेले फिरते रहना, कोई काम ना काज, ठीक है, दुश्मनों का नाज। तो उसके लिए जो सा है ये यूज होता है इडियम। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, तो एक मरे हुए जो हॉर्स है उसको फ्लॉग करोगे, तो उसका मतलब है कि आप अपना एक यूजलेस, किसी कोई काम की चीज नहीं है उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक हो गया, तो उसके अंदर उसके लिए ये इडियम यूज होता है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन, ठीक है, कोई बुरा काम कर रहे हो, जैसे कोई एजेंसीज होती हैं, या कभी कभी आप अंडर द क्लाउड आ जाते हो पुलिस वालों के, तो बच के रहा करो। ठीक है, तो अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन, बी ऑप्शन। When the ladies continued their स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक का क्या मतलब होता है जी? स्मॉल टॉक ये भी अभी 2022 के अंदर का सवाल है, ये पूछा गया स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का क्या मतलब होता है, इस पर काफी सारों ने गॉसिप भी लगाया था। लाइट या पोलाइट कन्वर्सेशन, स्मॉल टॉक का क्या मतलब होता है? हाँ बिल्कुल, पीटीआई वाले आजकल अंडर द क्लाउड है, आजकल जेल भर रहे हैं। अच्छा जी, स्मॉल टॉक का क्या मतलब होता है? लाइट या पोलाइट कन्वर्सेशन, हल्की फुल्की जो चिट चैट जिसे कहते हैं ना, उसको स्मॉल टॉक कहते हैं। डेट्रिएट का मतलब बिल्कुल होता नहीं, डेट्रिएट का मतलब होता है खराब होना, ये उस सेंस में आ जाता है। डेट्रिएट जो सा है ना, उसका मतलब थोड़ा सा उसका वो नहीं होता, खराब हो जाना, तबाह, हाँ बिल्कुल तबाह हो जाना, तबाह उसमें। जैसे हम कहते हैं ये बड़ी बड़ी चीज जो सी है डेट्रिएट हो रही है, बिल्डिंग जो सी है वो तबाह हो रही है, तो उसके लिए वर्ड फिर डेट्रिएशन जो सा है वो यूज करते हैं, वो यूज होता है। पोल्यूटेड नहीं, पोल्यूटेड तो पोल्यूटेड उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड आ जाता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी या दूसरे ये अल्टरनेटिवली वर्ड्स जो से ना वो यूज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कल कल का लेक्चर शाम को होगा। ठीक है, और 100 MCQs होंगे आपके एक। ठीक है, 100 MCQs हैं, करंट अफेयर्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं। एक एक ऑलरेडी करंट अफेयर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं आपके। ठीक है, एक ऑलरेडी आपके यूट्यूब के ऊपर अपलोड है करंट अफेयर्स 100 MCQs, 100 हमने 2022 के दोबारा करने हैं, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। परसों आपका कोशिश करूंगा फैब के करंट अफेयर्स हम कर लें, और फिर एवरीडे साइंस का एक लेक्चर भी है और यूएस हिस्ट्री का भी लेक्चर है, तो कोशिश में पूछ लो। ठीक है, तो फिर जो सा हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप अगले हफ्ते के अंदर वाइंड अप करेंगे आपका, ताकि पेपर भी हो जाएगा तब तक। एक हफ्ता है पूरा, हफ्ते में मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को करवा देता हूँ। और कब कल आपने मोनीटर्स वाला पेपर देखा होगा, तो काफ़ी तसल्ली हुई होगी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अच्छी आ रही हैं। ठीक है जी।